तो UFC 285 के बाद जॉन जोन्स ने डेफिनेटली ये प्रूव कर दिया है कि वो एक बहुत ही तगड़े हैवीवेट है और UFC के हैवीवेट डिवीजन में वो बिलोंग करते हैं। जॉन जोन्स ने सिरिल गान को, जो कि हैवीवेट डिवीजन का टॉप का बंदा था, उसको 2 मिनट 10 सेकंड के अंदर समिट कर दिया और अपनी रेसलिंग का जो प्रोवेस था वो दिखा दिया कि वो कितने तगड़े रेसलर है। तो आप सबको डेफिनेटली ये चीज़ पता होगी कि जो सिरिल गान और जॉन जोन्स की जो फाइट हुई थी ये वेकेंट हैवीवेट टाइटल के लिए हुई थी। ये टाइटल वेकेट करा था किसने? फ्रांसिस एनगानू। और कुछ महीने पहले डेफिनेटली ये बात चलती थी यूएफसी के अंदर कि फ्रांसिस एनगानू और जॉन जोन्स का जो ये मेगा फाइट है ये होने वाला है, और हम सब ने भी ये एक्सपेक्ट करा था कि शायद से जब जॉन जोन्स कमबैक करेंगे हैवीवेट डिवीजन में तो वो फ्रांसिस एनगानू के साथ फाइट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिला कि फ्रांसिस एनगानू ने 1-2 महीने पहले यूएफसी को छोड़ दिया है हमेशा के लिए, क्योंकि यूएफसी और फ्रांसिस एनगानू का कुछ कॉन्ट्रैक्ट का इशू हो गया, कुछ पेमेंट और सैलरी का इशू हो गया, जिसके कारण वो दोनों एक पेज पे नहीं आ पाए, यूएफसी और फ्रांसिस एनगानू, जिसके कारण यूएफसी ने फ्रांसिस एनगानू को रिलीज कर दिया है उनके कॉन्ट्रैक्ट से और अब यूएफसी का हिस्सा नहीं है फ्रांसिस एनगानू। तो डेफिनेटली आप सब जानते हो कि ये एक जो मेगा फाइट थी और ये जो एक सुपर फाइट कह सकते हैं इसको हैवीवेट डिवीजन की, वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगिंग फाइट्स थी जो कि नहीं हो पाई और शायद आगे आने वाले सालों में होगी भी नहीं। हम एज अ फाइट फैन काफी ज्यादा बुरा लगता है जब इतनी इंट्रीगिंग फाइट अभी नहीं होगी, और ये सुन के काफी ज्यादा दिल दुखता है कि भाई ऐसी इंट्रीगिंग फाइट और इतनी इंटरेस्टिंग फाइट अब नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी यार मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या फ्रांसिस एनगानू इस समय होते तो क्या जॉन जोन्स उनको टक्कर दे पाते, क्या जॉन जोन्स के सामने फ्रांसिस एनगानू टिक पाता? तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और सबसे पहली बात जो तुम्हें मैं इन्फॉर्म कर दूं कि देखो ये एमएमए का स्पोर्ट है, ये एक फाइटिंग स्पोर्ट है, इसमें फाइटर्स एक दूसरे को कॉन्टैक्ट में फाइट करते हैं एक दूसरे से, तो ऑब्वियसली कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी फाइट को पहले से 100% कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसा तुम्हें कोई कह रहा है कि मैं 100% फाइट प्रेडिक्ट कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो एक स्कैमर है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यूएफसी का, एमएमए का, कोई भी फाइटिंग स्पोर्ट आप ले लो, उसमें आप कोई भी फाइट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बस फाइटर का डेटा और फाइटर की पिछली परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज कर सकते हैं कि फाइट प्रोबेबली ऐसी जा सकती है या ऐसी फाइट प्ले आउट करेगी, लेकिन डेफिनेटली कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखो एक पंच का बात होता है, एक क्लियर पंच कनेक्ट हो जाएगा और सामने वाला फाइटर जो कि बहुत ही बड़ा फेवरेट हो फाइट जीतने के लिए वो फाइट को हार सकता है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर में भी देखा। मारू उस्मान को नॉकआउट कर दिया था लियोन एडवर्ड्स ने लास्ट राउंड में, जो कि शायद ही इस पूरी दुनिया में किसी ने भी एक्सपेक्ट करा होगा या किसी ने भी सामने से प्रेडिक्ट करा। देखो अगर ये फाइट होती फ्रांसिस एनगानू और जॉन जोन्स की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रांसिस एनगानू क्या है, एक सिंगल पंच नॉकआउट पे डिपेंड करने वाला फाइट। कुछ भी डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ जो कि फ्रांसिस एनगानू ने यूएफसी में अचीव करा है, और यूएफसी के बाहर भी उसने अपनी लाइफ में बहुत चीजें फेस करी है। डेफिनेटली उसने बहुत चीजें ओवरकम करके वो यूएफसी में आया है। अफ्रीका में, कैमरून में, सैंड माइंस में काम करता था ये बंदा, जिसका एमएमए से कोई भी लेना देना नहीं था दूर दूर तक। उसने सिर्फ 4 साल एमएमए में ट्रेन करा और यूएफसी में फाइट करके चैंपियन बन गया। तो आप समझ सकते हो कि इसमें टैलेंट तो बहुत ज्यादा था और फाइटिंग के लिए इसकी बॉडी बहुत ज्यादा एप्ट है। ऑफ कोर्स आप जान सकते हो कि अफ्रीकन जीन्स है इसके अंदर, तो अफ्रीका के लोग तो बहुत ही तगड़े होते हैं, और इसमें जो पंचिंग पावर थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट थी। आज तक यूएफसी में किसी के पास भी इतनी ज्यादा पंचिंग पावर नहीं थी जितनी ज्यादा यूएफसी में फ्रांसिस एनगानू के पास थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते थे अगर ये जॉन जोन्स के साथ फाइट करते और जॉन जोन्स को इनका एक भी पंच कनेक्ट हो जाता तो डेफिनेटली 100% आप मेरे से लिख के ले लो कि जॉन जोन्स तो क्या, यूएफसी हैवीवेट डिवीजन का कोई भी फाइटर इनका पूरा एक क्लीन पंच नहीं ले सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब फ्रांसिस अपना वो 1 पंच नॉकआउट लैंड नहीं कर पाते तब क्या होता है। हमने बहुत सारी फाइट्स में देखा है अगर फ्रांसिस वो पंच को लैंड नहीं करा पाते तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और वो प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है लेटर आने वाली फाइट में। क्योंकि आप देख सकते हो स्टीपे मियोचिच को उन्होंने सेकंड फाइट में नॉकआउट कर दिया था, डेफिनेटली वहाँ पर हमने एक इम्प्रूव्ड फ्रांसिस एनगानू देखा था। लेकिन अगर आप स्टीपे मियोचिच वर्सेस फ्रांसिस एनगानू 1 देखोगे तो राउंड 1 में उसने इतने सारे हे मेकर्स फायर किए स्टीपे मियोचिच पे, और मियोचिच ने काफ़ी ज़्यादा उसको डॉज करा, अपने हेड मूवमेंट रखा और काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट राउंड में अपने आप को डिफेंसिवली खेला। उसके बाद हमने क्या देखा, फ्रांसिस एनगानू 265 पाउंड प्योर मसल है, और उस मसल के कारण क्या होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। वो उस पेस को, जो हे मेकिंग पेस है, उसको पूरी तरह से 5 राउंड तक कंटिन्यू नहीं कर पाता वो यूजुअली फाइट्स में, और उसके कारण क्या होता है वो गैस आउट हो जाता है। और सेम हमने स्टीपे मियोचिच वर्सेस फ्रांसिस एनगानू की फर्स्ट फाइट में देखा, फ्रांसिस एनगानू गैस आउट हो गया और फिर पूरे 5 राउंड स्टीपे मियोचिच ने उसको रेसल करा और पूरी तरह से डोमिनेट करा फाइट। और अगर आप मेरा ओपिनियन मानो तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि डेफिनेटली अगर फर्स्ट राउंड का हाफ भी अगर जॉन जोन्स ने किसी तरीके से डिफेंसिवली निकाल लिया होता उस फाइट में, अगर ऐसा फाइट होती तब, तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्रांसिस एनगानू की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। क्योंकि हमने देखा, देखो जॉन जोन्स ने इस फाइट में सिरिल गान के अगेंस्ट भी ज़्यादा फाइट तो नहीं करी, लेकिन जब तक वो स्टैंड अप में फाइट चली, मैंने एक चीज़ नोटिस
करा कि जॉन जोन्स का स्टैंड अप अभी भी उतना ही अच्छा है जितना उनका लाइट हैवी वेट में था। वो काफ़ी सारे पंचेस डॉज कर रहे थे, उनका हेड मूवमेंट मेरे को अच्छा लगा, उनकी पूरी फ्लूइडिटी मेरे को अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने अपना भी पंच कनेक्ट करा सिरिल गान के ऊपर और वो हम देख सकते हैं कि उनकी फ्लूइडिटी कितनी अच्छी थी, स्ट्राइकिंग में भी मुझे अच्छी लगी। और आप जान सकते हो, और अगर आपने मेरी UFC 285 की और भी वीडियोस देखी होंगी और इंटरव्यूज़ वगैरह फॉलो अप करा होगा तो डेफिनेटली जॉन जोन्स ने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी। उन्होंने ये बोला था कि वो जब फाइट करते हो तो सामने से ऑफेंसिव ट्रेन नहीं करते, वो अपने फाइट कैंप में ये ध्यान देते हैं कि वो हिट ना हो। वो इस माइंडसेट से ट्रेन करते हैं कि उनको कम से कम पंचेस पड़े और वो ये ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा डैमेज ना ले पाए या सामने वाले अपोनेंट का पंच ले ना पाए या जल्दी से उस पंच को अवॉइड कर दे या किसी तरीके से पंचेस मिस करा दे सामने वाले अपोनेंट। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने आप को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि देखो यार, एक पंच खा के एक पंच देना ये बहुत ही ईजी है, लेकिन आप फ्रांसिस एंगानू के साथ वो नहीं कर सकते हो। आपके पास सॉलिड डिफेंस होना चाहिए कि आप अपने पंचेस को मिस करा दो। और अगर आप इस फाइट को भी देखो तो डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हो जॉन जोन्स ने बहुत ही अच्छा स्लिप करा और वहां से फिर वो टेक डाउन करने गया सिरिल गान को। आप देख सकते हो उसका हेड मूवमेंट जॉन जोन्स का काफी अच्छा था इस फाइट। और UFC में एक कहावत भी है कि फाइटर्स हु डू नॉट गेट हिट आर द मोस्ट सक्सेसफुल, मतलब कि जो भी फाइटर्स जो सबसे कम पंचेस लेते हैं और ज्यादा पंचेस को अवॉइड कर पाते हैं वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप देख सकते हो, उसका एग्जांपल भी ले सकते हो हबीब का। हबीब को भी हिट करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत कम ही फाइटर्स जो हबीब को क्लियरली हिट कर पाते थे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर एक्सटेंड करने जाओगे अपने पंचेस में तुरंत आपको ग्राउंड एंड पाउंड पे लेके चला जाएगा, आपको रेसल करके टेक डाउन कर। हमने जॉन जोन्स की फाइट में भी देखा, सिरिल गान उनको पंच मारने गए, उन्होंने स्लिप करा, तुरंत टेक डाउन करा और बहुत ही ब्यूटीफुल टेक डाउन करके उसके बाद इंप्रेसिव तरीके से उनको चोकआउट। और सिर्फ इसी फाइट की नहीं, जॉन जोन्स की पूरे कैरियर में हमने देखा है कि वो बहुत ही कम डैमेज लेते हैं सामने से और सामने वाले को ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करते हैं, जो कि वो हमेशा से इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा माहिर रह चुके हैं। उनकी किलर इंस्टिंक्ट्स हमेशा बहुत अच्छी रहती है और उनकी जो स्ट्राइकिंग डिफेंस है वो वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है UFC के अंदर, जो कि फ्रांसिस एंगानू को अगर उनके साथ फाइट होती तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते। और यार देखो, इसके साथ ही साथ फ्रांसिस एंगानू को एक और डर होता है UFC के अंदर, जब वो जॉन जोन्स से अगर फाइट करते हैं तो सामने से होता है रेसलिंग थ्रेट। हमने देखा कि जॉन जोन्स ने कितनी ईजिली सिरिल गान को टेक डाउन कर लिया था, तो सिमिलरली जो फ्रांसिस एंगानू थे उनका माइंड एक तरीके से ज़रूर से डाइवर्टेड होता, वो पूरी तरह से अपनी स्ट्राइकिंग में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पर उनको रेसलिंग का टेक डाउन का थ्रेट होता। और फ्रांसिस एंगानू क्या, UFC का कोई भी फाइटर नहीं चाहेगा लाइट हैवीवेट डिवीजन में कि वो फाइट को ग्राउंड पे ले जाए जॉन जोन्स के साथ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग हो जाता है। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो होंगी, ये सारी चीज़ें स्टैक्ड अप होंगी फ्रांसिस एंगानू के लिए। आप जान सकते हो कि UFC में फ्रांसिस एंगानू के पास पावर बहुत ज़्यादा है और वो पावर के दम पे ही वो चैंपियन बने थे। और डेफिनेटली देखो, ऐसे ऑड्स फ्रांसिस एंगानू के कैरियर में भी बहुत बार आए हैं उनके अगेंस्ट और उन्होंने ओवरकम भी करा है। ये एक MMA का ऐसा स्पोर्ट है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पुरानी डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है और उसके हिसाब से अगर मेरे को एक प्रेडिक्शन मारनी होती तो मैं डेफिनेटली जॉन जोन्स के पास जाता। ऑब्वियसली पंचर्स चांस फ्रांसिस एंगानू के पास हमेशा रहेगा, पावर का एडवांटेज डेफिनेटली फ्रांसिस एंगानू के पास रहेगा, लेकिन अगर फाइट ग्राउंड पे गई तो फ्रांसिस एंगानू को रेसल कर सकते हैं बहुत ही बुरी तरीके से जॉन जोन्स, जो कि वो कर सकते हैं और उन्होंने ये प्रोवेस, अपनी रेसलिंग प्रोवेस प्रूव कर दी सिरिल गान के अगेंस्ट। तो भाइयों, यही था मेरा एनालिसिस और मेरी जो ऑब्जर्वेशंस थी कि ये फाइट कैसा प्ले आउट करती अगर कभी जॉन जोन्स और फ्रांसिस एंगानू UFC में ऑक्टागन के अंदर फाइट करते, तो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली फाइट ऐसे जानी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हम एक फाइटिंग स्पोर्ट में है और हम एक फाइटिंग स्पोर्ट की ऑडियंस, और हमें पता है कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी फाइटर किसी को भी नॉकआउट, किसी को भी सबमिट कर सकता है किसी भी गिवन टाइम पे। तो डेफिनेटली पूरी तरीके से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना इसको इम्पॉसिबल होता है। आप सबका क्या ओपिनियन होगा इसके बारे में, ये फ्रांसिस एंगानू और जॉन जोन्स की जो ये मेगा फाइट जो नहीं हुई, ये कैसे प्ले आउट होती आपके हिसाब से? तो आप सब भी अपना ओपिनियन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और तब तक के लिए अगर तुम्हें UFC 286 जो आगे आने वाला पेपर व्यू है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है, तो वो भी जल्दी से चेकआउट कर लेना। और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत सारी UFC 286 के फाइट से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, तो उन सबको भी तुम मिस आउट ना कर दो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी जरूर से कर देना, इससे मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।